हाँ प्यारे बच्चों, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। और आज हम लोगों की क्लास जो है प्रेमचंद्र, जो बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार हैं, इनकी एक रचना है बेटा, जिसको क्या कहा, जिसका शीर्षक क्या है, मंत्र। मंत्र जिसका शीर्षक है, और बड़ी रोचक कहानी भी है। उसका आज हम लोग शुभारंभ करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ा है, और हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद जो है तो प्रेमचंद्र जी जो है आए हैं। प्रेमचंद्र जी को हम लोग पढ़ेंगे। तो इनका हम पहले जीवन परिचय पढ़ लेते हैं कि नाम इनका है बेटा प्रेमचंद्र, पिता का नाम है अजायब राय, जन्म स्थान है, जन्म सन 1880 ईस्वी में इनका हुआ। जन्म स्थान है लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। और प्रारंभिक शिक्षा इनकी वाराणसी में हुई ना, बनारस। और उसके बाद आगे की चीजें हैं। संपादन इन्होंने किया है मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस। लेखन विधा है बेटा इनकी उपन्यास, कहानी और नाटक। अब देखिए यहाँ नाटका लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। क्या होना चाहिए, नाटक होना चाहिए। भाषा है इनकी सजीव, व्यवहारिक, प्रवाहमयी। सजीव का मतलब जो कुछ अर्थ को बताने में समर्थ हो, व्यवहारिक हो, शैली वर्णनात्मक, भावात्मक आदि। अब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बेटा गबन, गोदान, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन ना। गबन, गोदान, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन। उपन्यास इनकी प्रसिद्ध उपन्यास हैं कफन और रूठी रानी। नाटक है निधन, इनका निधन हुआ है बेटा सन 1936 ईस्वी। ये गलत जगह टाइप हो गया, इसको यहाँ पे टाइप होना चाहिए। निधन यहाँ पे टाइप होना चाहिए, यहाँ ये गलत जगह। साहित्य में स्थान है एक श्रेष्ठ कहानीकार के रूप में, उपन्यास सम्राट के रूप में। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी को माना जाता है। और इनकी विशेषताएं हैं, इनकी विशेषताएं हैं बेटा, सब क्लास चल रही है बेटा। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि इनका साहित्य समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण है। इनकी साहित्य की विशेषता क्या है भाई, कि समाज सुधार पहला विषय इन्होंने चुना है, और दूसरा चुना है राष्ट्रीय भावनाएं, राष्ट्र के प्रति उदार भाव। दो बिंदुओं को चुन करके चलिए कर रहे हैं। सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को सामाजिक बंधनों से नारियों की वेदना, यहां है नारियों की वेदना, वर्ण व्यवस्था आदि का मार्मिक चित्र के साथ साथ दलित शोषित और उपेक्षित के प्रति रही है। क्या हो गया बेटा, जो लोग उपेक्षित हैं, जिनका कोई मान सम्मान नहीं है, जिनका लोग तिरस्कार करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। उनके क्या हो गया है,
उनका इन्होंने अपनी रचनाओं में वर्णन किया है, उनके विषय में लिखा है। प्रेमचंद्र जी अपने युग के प्रसिद्ध कथाकारों में से एक हैं। कथाकार का मतलब बेटा क्या हो गया? कहानीकार। उन्होंने उर्दू लोकोक्तियां, मुहावरे के सहज और स्वाभाविक प्रयोग किए हैं। इनकी शैली वर्णनात्मक, विवेचनात्मक एवं हास्य व्यंग प्रधान है। क्या कर दिया भाई? कहते हैं मंत्र प्रेमचंद्र की एक मार्मिक कहानी है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार चित्रण किया गया है। इस कहानी को पढ़ते हुए पाठक आनंद मग्न हो उठता है। मतलब ये जिस कहानी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चलिए, जो क्या हो रहा है बेटा, जिस मार्मिक कहानी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस मार्मिक कहानी की शुरुआत तब होती है। इसके पहले जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा जाना, तो किसके विषय में पढ़ा जाना भाई? इसके कहानी के लेखक प्रेमचंद्र जी के विषय में या मुंशी प्रेमचंद्र के विषय में। मुंशी प्रेमचंद्र या प्रेमचंद्र जी, ठीक है भाई। अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे है कि इनकी कहानियां हैं, कि इनकी रचनाएं हैं का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर के नाम से प्रकाशित है, जिसमें लगभग 300 कहानियां संकलित हैं। का नाम क्या है बेटा? मानसरोवर है, जिसमें क्या है? 300 कहानियां संग्रहित की गई हैं। करबला, संग्राम, रूठी रानी, प्रेम की वेदी इनके नाटक हैं। प्रेम की वेदी इनके नाटक हैं। साहित्यिक निबंध कुछ विचार नाम से प्रकाशित हैं। साहित्यिक निबंध जो है वो कुछ प्रकार नाम से इनकी कहानियों का अनुवाद संसार की अनेक भाषाओं में हुआ है। गोदान हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। गोदान क्या है भाई? गोदान हिंदी का क्या है? श्रेष्ठ उपन्यास है। और प्रमुख रचना के रूप में किसे स्वीकार किया जाता है भाई? गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि जो प्रमुख रचनाएं थी, उनके अलावा भी ये अतिरिक्त रचनाएं हैं। हाँ भाई, अब आता है हमारा शीर्षक बेटा मंत्र। मंत्र शीर्षक की अब शुरुआत होती है। हाँ जी सुमित, क्या आपको दिक्कत है? बड़ा क्या? हाँ सुमित जी बड़ा कमेंट कर रहे हैं। क्या नहीं चल रहा है? हाँ, कहां पे दिक्कत हो रही है? किसी को कहीं पर कोई दिक्कत है जल्दी से बताइए। अब हम फिर पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है? नहीं, 12th की क्लास 12th के समय 12th चलती है बेटा, 9th के समय 9th चलती है, 10th के समय 10th चलती है। 9th से 12th सब क्लास में तो पढ़ाया जा रहा है ना। चलते हैं कि संध्या का समय था। संध्या का समय, संध्या का समय था और क्या हुआ था? संध्या का समय का मतलब शाम का समय। शाम का समय भैया था, जिसको हम लोग कहते हैं सायंकाल कहते हैं ना। ठीक है।
ये जो घटना है बेटा वो किस समय की है? सायंकाल की है। सायंकाल का मतलब भाई दिन जा रहा है और रात का जो है प्रारंभ होने, दिन और रात के जो मिलन का, दिन और रात का के जो मिलन का। अच्छा, रोज कहानी बेटा हम लोगों को यही पढ़ना है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? मंत्र कहानी पढ़ेंगे। और ये बेटा है 9th का जो है और यूपी बोर्ड का है। 9th में हिंदी और उसमें भी क्या है? यूपी बोर्ड की बुक में ये पाठ है। ठीक है, तो हम लोग इसी को पढ़ेंगे कि डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। क्या कर रहे थे भाई? एक खेल है गोल्फ जिसका नाम है, जो क्या किया जाता है भाई? लकड़ी के सहारे खेला जाता है। और सब लोग जानते होंगे कि भाई शाम का समय हो गया, जैसे शाम सुबह आप देखते हैं कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, कुछ लोग इवनिंग वॉक करने जाते हैं। तो ये इवनिंग वॉक करने जा रहे थे, घूमने टहलने, दिन भर के काम के बाद अपना जा रहे थे, उनकी अपनी दिनचर्या थी। ये दृश्य बन रहा है कि शाम का समय था, डॉक्टर चड्ढा जो है अपना मरीज वगैरह देख करके अपना जा रहे थे, टाइम हो गया था। मोटर कार सामने खड़ी थी। मोटर कार तो जानते हैं, कार की बात हो रही है ना, जिसमें मोटर में कार थी और सामने खड़ी थी, मतलब बिल्कुल टाइम नजदीक था। ड्राइवर आ गया भाई, ड्राइवर आ गया था। डॉक्टर साहब निकले थे कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। दो कहार, डोली जानते हैं कि ना? डोली जानते, फिल्म में देखे होंगे कि एक लोग इधर से कंधे पर दो लोग उठाए रहते हैं और उसमें बैठने वाला जो है वो बैठ करके उसको उठा करके चलते हैं। पुराने जमाने की उसको कार ही मान लीजिए ना। अब ये है कि ये गाड़ी घसीट करके ले जाती, उसको इंसान ढोते हैं, वो भी बड़े राजत्व का और सम्मान का प्रतीक होता है। और यहाँ पे सम्मान की बात नहीं, यहाँ तो रोगी बैठा हुआ है। तो कह रहे हैं कि दो कहार, कहार माने जो उसको ढोने वाले, चलाने वाले, जैसे नाव को चलाने वाले को नाविक कहते हैं, वैसे डोली को चलाने वाले को कहार कहते हैं। ठीक है ना? तो के लिए आते दिखाई दे रहे थे। वो सामने से जैसे कोई आता है तो दिख रहा है। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। एक बूढ़ा, भाई डोली दो लोग लेकर के आ रहे थे, उसके पीछे पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति था, जो क्या था? जिसकी आयु, जिसकी अवस्था ज्यादा थी और डंडे के सहारे से, बांस के सहारे से धीरे धीरे चलता चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। औषधालय माने वही डॉक्टर साहब का जो क्लिनिक था ना। डॉक्टर साहब का क्या था भाई? जो क्लिनिक था, जब वहां आए तो वो डोली क्या हो गई? रुक गई। फिर क्या हो गया कि बूढ़े ने धीरे से आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। तो चिक क्या होता है? किसी को मालूम है? 12th की क्लास कब चलेगी? सुमित भैया ये बताइए, चिक माने क्या होता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दीजिए, चिक माने क्या होता है? जल्दी बताइए। बताओ, जल्दी बताओ। कोई नहीं बताएगा? बेटा देखो, ऐसा है कि सबका टाइम टेबल है, सबकी क्लास चलती है, और चिक होता है, देखो जो बांस की
बांस की लकड़ियों से घिरा होता है ना। क्या है? चिक माने गाल नहीं यार, यहाँ क्या बात कर रहे हो? चिक माने गाल नहीं होता है। जैसे हम लोग जो है खिड़कियों पर एक बांस का झंझरी नुमा जो है जिसमें सुराख रहते हैं जिससे बाहर भी दिखता रहता है। तो जैसे आप पर्दे को दरवाजे पर खिड़की पर लटकाते हैं ना, वैसे लकड़ी का बना हुआ पर्दा, बांस की छोटी छोटी चीर कर करके उसको छोटा आकार दे करके उसको रस्सी से बांध करके लटकाया रहता है। अगर कभी आप लोगों ने देखा हो तो इसका प्रयोग जो है या तो दरवाजे पर खिड़की पर आप देखेंगे, और या तो फिर देखते हैं जो मांस की दुकान रखे रहते वहां पर भी वो लटकता रहता है इस पार से उस पार, जिससे दिखता रहता है। और चिक माने गाल नहीं होता है। तो धीरे धीरे आकर द्वार पर खड़ी हुई चिक आया भैया, द्वार पर डोली आई और डोली द्वार पर आई और डॉक्टर साहब बिल्कुल अंदर थे, कार खड़ी थी और बिल्कुल निकलने ही वाले थे। उनका रोज के निकलने का टाइम हो गया था। फिर क्या हो गया? उन्होंने चिक का मतलब दरवाजे के सामने जो पर्दा था, जो बांस का पर्दा पड़ा हुआ था, बांस की लकड़ियों के एक के ऊपर एक जैसे ऐसे जोड़ जोड़ करके बनाया होता है, जाली नुमा जो होता है, उसी के अंदर से कहा कि झांका, और ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते भय हो रहा था। जब देखा उस बूढ़े ने, जिसका नाम बेटा भगत है, जिसका नाम क्या है? भगत ने जब देखा, उस चिक के अंदर देखा, भाई कहीं आप जाते हैं जैसे किसी ऑफिस में गए, डॉक्टर के यहाँ गए, तो आप बाहर से क्या करते हैं? बाहर से क्या करते हैं? हम देखते हैं, झांकते हैं और देख करके अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? कि ऐसी साफ सुथरी जमीन, क्या कहते हैं, साफ सुथरी जमीन पर कितना अंदर बढ़िया साफ था कि वहां जो है डोली को ले करके आया था, वो क्या किया भाई? अंदर देखा और देख करके उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो अंदर चला जाए, कि कोई घुड़क न बैठे, कि कोई डांट न दे कि कहां चले आ रहे हो। डॉक्टर साहब की मेज के सामने खड़े होकर भी कुछ कहने का साहस न हुआ। डॉक्टर साहब के मेज के सामने पहुंचा, लेकिन डॉक्टर साहब के हाव भाव को देख करके, वहां के वातावरण को देख करके उसे कुछ बोलने की, कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। फिर क्या हुआ? कह रहा है डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा। गरज कर कहा का मतलब जोरदार आवाज में ना, जोरदार आवाज में कहा चिक के अंदर से, माने वही कुर्सी से बैठे बैठे, कि कौन है, क्या चाहता है। कहा कि भाई कौन है जो बाहर खड़ा है और क्या चाहता है, क्या उसकी इच्छा है आदि। इस तरह से दो प्रश्न एक साथ पूछ लिए। दो प्रश्न पूछा, भैया कौन है और क्या चाहता है। तो उसने क्या किया कि बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरा लड़का कई दिन से। क्या कहा उसने? कि वाह बहुत गरीब आदमी हूं साहब, और क्या है? मेरा लड़का। पहला बताया कौन है, तो उसने उत्तर दिया कि गरीब आदमी हूं। फिर उसके बाद कहा कि क्या चाहता है, तो उसने कहा कि मेरा लड़का कई दिन से। उसके बाद डैश डैश है, देखिए ना, बीमार है, खाना नहीं खाया है, पानी नहीं पिया है, बोल नहीं रहा है, आदि आदि बातें जो कुछ आपको यहाँ पर समझ में आए उसको आप, इसीलिए डैश डैश लगा हुआ है। उसके बाद इतना दुखी था बूढ़ा बेचारा कि वो कुछ बोल नहीं पाया, कुछ कह नहीं पाया। ये बात भी यहां पर सामने आती है। डॉक्टर साहब ने सिंगार जलाकर, सिंगार जो होता है ना पीने वाला,
जैसे सिगरेट वगैरह होता है, हैं? सिगरेट, बीड़ी, सुट्टा वाला काम, इस तरह से श्रृंगार होता है। श्रृंगार जला करके कहा कल सवेरे आओ, कल सवेरे हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। क्या कहा भाई? अब उनका काम, उनकी ड्यूटी खत्म हो गई थी, टाइम हो गया था, और टाइम होने के बाद वो भाई नियम के बिल्कुल पक्के थे, वो नियम के पक्के थे और उनका टाइम हो गया था, इसलिए उन्होंने श्रृंगार जलाया कि आज का टाइम खत्म, अब तुम कल आना, कल सवेरे। अब बताओ, ठीक है, लेकिन किसी के अगर प्राणों की रक्षा हो रही है तो इस नियम में हमें थोड़ा सा क्या करना चाहिए भाई? कुछ परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो करें, बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया। क्या किया भाई? घुटने टेका, जैसे क्या करते हैं, उससे प्रार्थना करने लगा, उससे मिन्नत करने लगा कि भाई क्या करो, हमारे बच्चे को देख लो। बिल्कुल से घुटने टेक कर जमीन पर सर रख दिया का मतलब जैसे क्या होता है भाई कि घुटनों के बल बैठ करके, और अब मैं क्या बताऊं, उसे करके दिखाया जा सकता तभी समझ में आएंगे ना। तो बिल्कुल समझ लीजिए कि आधीनता, बिल्कुल कृतज्ञता, बिल्कुल उसकी इच्छा थी कि डॉक्टर साहब इसको देख लें बस। और बोला कि दुहाई है सरकार, लड़का मर जाएगा हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं। फिर इसके बाद ऐसे होना चाहिए, आंखें नहीं खोली। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कहा कि बहुत गरीब आदमी हूं साहब, आप रक्षा करिए हमारे बच्चे के प्राणों की। कई दिनों से ये बीमार है और 4 दिन से इसने आंखें, उसके बाद फिर खाली जगह है, नहीं खोली। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली। क्या डाला? कलाई पर नजर डालने का मतलब क्या है भाई? समय देखा। कलाई पर क्या होता है? कलाई पर घड़ी होती है। तो यहां पे क्या देखा उन्होंने? घड़ी की तरफ ध्यान दिया कि ये कह तो रहा है लेकिन टाइम नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने कलाई पर नजर डाली, केवल 10 मिनट का समय और बाकी था। जो रूटीन का टाइम था, जो पहुंचने का टाइम था, उस टाइम में 10 मिनट का अंतर था। कितना था भाई? 10 मिनट का अंतर था। और 10 मिनट वो रास्ते वाला डॉक्टर साहब के पास था, क्योंकि उनकी दिनचर्या ऐसी थी कि वो क्या करते हैं, देखो भाई, अगर हम कमेंट से ही बात करते रहेंगे तो फिर यहां से हम बात नहीं कर पाएंगे और जो पढ़ा रहे हैं सब गड़बड़ा जाएगा। कमेंट हम थोड़ा सा रुक करके जब स्लाइड खत्म होती तभी बात करते हैं। और आपको तो बस केवल यही है, आपको टाइम टेबल हर क्लास में बताया जाएगा क्या? फिर टाइम टेबल ही बता के चले जाएंगे ना। टाइम टेबल आपको हर क्लास में तो बताया नहीं जाएगा। चलिए, तो केवल 10 मिनट समय, कितना बटा था भाई? 10 मिनट के समय और बचा हुआ था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, वही स्टिक लकड़ी खेलने वाली, गोल्फ खेलने वाली, कि कल सवेरे आओ और कल सवेरे या हमारा खेलने का समय है। क्या कह दिया कि नहीं भाई आज कुछ नहीं होगा, अब हमारा टाइम खत्म हो गया है, अब तुम कल सुबह आओ और कल सुबह हम इसको देखेंगे, दवा वगैरह जो भी होगा देंगे, लेकिन क्या है बेटा, अब हमारे खेलने का समय है। डॉक्टर ने बूढ़े भगत से इस प्रकार से जवाब दिया। अब क्या हो गया, भगत भी बेचारा बहुत परेशान था। तो हाँ, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो,
अब ये मत पूछना कि सबका टाइम टेबल हम रोज बताएंगे ना। चलते हैं आगे। कह रहे हैं कि बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी। पगड़ी माने अपना सम्मान भाई, अपना सम्मान। क्या कहा कि और रो कर बोला, बेचारा रोने लगा, आंसू बहने लगा। बूढ़ा रोने लगा, आंसू बहने लगा, भावुक हो गया। कहा कि हुजूर एक निगाह देख लें। क्या कहा कि केवल आप एक बार देख लीजिए बस। अब क्या हो गया, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में यही एक बच रहा है हुजूर। हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार, आपकी बढ़ती होए दीन बंधु। दीन बंधु का मतलब क्या होता है कि दुखी लोगों के भैया क्या हैं आप, भाई हैं। भाई आज मैं दुखी हूं, आज मेरे सामने ये विषम परिस्थिति है। 7 बच्चे थे, ये 7 में से यही एक बचा हुआ है जो हमारे जीवन का आधार है। हम पति पत्नी इसी को देख करके जीते हैं। अवस्था हमारी ये है, एक निगाह आप देख लीजिए। और आप बड़े दयालु हैं। बार बार मिन्नत करने लगा, प्रार्थना करने लगा, बार बार मिन्नत करने लगा, प्रार्थना करने लगा। कहा कि आप जो है क्या करिए भाई, इसको देख लीजिए, अगर इसको कुछ हो गया, इसको कुछ हो गया तो हम दोनों लोग भी मर मर के, रो रो के मर जाएंगे, पागल हो जाएंगे। हमारे जीवन का जो आधार है, जो सहारा है, हमारे जीवन का जो आधार है, जो सहारा है, वो भी क्या हो जाएगा, छिन जाएगा, समाप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। फिर क्या कहा इन्होंने कि ऐसे उजड़ देहाती यहां प्रायः रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे, पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे। किसी को सुनेंगे नहीं। धीरे से चीख उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूं, संसार में कोई और नहीं है बाबूजी। अब भाई पिता था, पुत्र के जीवन और मृत्यु का प्रश्न था, तो वो भावनात्मक रूप से इतना ज्यादा आहत हो चुका था, इतना ज्यादा उसकी भावनाएं द्रवित हो चुकी थी, इतना परेशान था। और उस परेशानी में, उस दुख के क्षण में, उस पल में, उस बेचैनी में, बेचैन भी तो होता है, उस बेचैनी में वो डॉक्टर चड्ढा से बार बार मिन्नतें करता रहा, बार बार प्रार्थना करता रहा। लेकिन डॉक्टर साहब ने एक नहीं सुनी। डॉक्टर साहब ने इतना ही कहा कि कल सवेरे आओ, कल सवेरे। डॉक्टर साहब ने इतना ही कहा कि कल सवेरे आओ, कल सवेरे आओ। बहुत प्रार्थना की, पगड़ी उठार के रख दी, कहा आप बहुत अच्छे हैं, आप धर्म कर्म करने वाले हैं, आपका बहुत नाम सुना है। 3 चीजें होती हैं बेटा। क्या होता है? काम ना, सबसे पहले क्या की जाती हैं? किसी से अपना काम कराने के लिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? काम।
फिर दाम, फिर दंड और फिर भेद। ये नीतियां हैं बेटा। साम माने होता है कि प्रार्थना, प्रार्थना या विनती। फिर दूसरा क्या होता है, उसको पैसा दे दें, कीमत दे दें। अगर उस पर भी काम नहीं होता है तो उसको सजा दें, और सजा भी देने में नहीं होता है तो उसके जीवन में क्या कर दें, अलगाव पैदा कर दें। उसके जीवन में क्या करें भाई, अलगाव पैदा कर दें। यही जो है संसार की रीति है, यही साहित्य की भी रीत है, यही सिद्धांत मानव जीवन का भी है। ठीक है, समझ गए ना। तो उसी प्रकार से भैया भगत ने भी किया, पहले बहुत प्रार्थना किया, बहुत मिन्नतें की, अब आया था तो पैसा देगा ही, फिर भी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं, मोटर पर बैठकर बोले कि कल सवेरे आना। डॉक्टर साहब के ऊपर इसका कोई असर नहीं। डॉक्टर साहब केवल एक रट लगाए जा रहे थे, एक ही बात कहते जा रहे थे कि कल सवेरे आओ, कल सवेरे, आज कुछ नहीं होगा, कल सवेरे आना है, अभी कुछ नहीं हो सकता है, अब हमारा टाइम जाने का हो गया है, खेलने का हो गया है। चलिए भाई आगे चलते हैं कि मोटर कार चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। डॉक्टर साहब तो चले गए। अब डॉक्टर साहब चले गए, लेकिन बूढ़े को समझ में नहीं आ रहा था, जैसे लगता है वो निर्जीव जैसा हो गया। निर्जीव जैसा हो गया माने उसकी न बुद्धि काम करती थी, न उसका शरीर काम करता था, न कुछ बोलता था, ना कुछ सुनता था, ना कुछ समझता था कि अब हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। उसको समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए लिखा मूर्ति की भांति निश्चल। निश्चल का मतलब होता है बिना गति के, बिना, स्थिर लिख दीजिए, स्थिर भाव से। मूर्ति माने मूर्ति। मूर्ति देखो बेटा होता है ना, अमूर्ति का मतलब हम कह सकते हैं, मूर्ति तो लिखा है, मूर्ति क्या लिखना है, मूर्ति का मतलब हम कह सकते हैं कि चित्र कह सकते हैं यहां पे, और वो कहते हैं, चलो चित्र ही कह लेते हैं, एक शब्द और बढ़िया होता है, स्तूप। आकार जैसा, केवल एक आकार जैसा था, निर्जीवता उसके जीवन में दिखाई देने लगी थी। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं, क्या कहते हैं, संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद, अपने खुशी के आगे, आमोद प्रमोद का मतलब क्या हो गया बेटा, खुशी के आगे किसी के जान की भी परवाह नहीं करते हैं। मतलब एक तरफ अगर आमोद प्रमोद है, एक तरफ आमोद प्रमोद है और दूसरी तरफ क्या है, किसी की जान की रक्षा हो सकती है, तो क्या करेंगे भैया, वो आमोद प्रमोद को ज्यादा महत्व देंगे भाई, और जान को कम महत्व देते हैं, ऐसा कहने का भाव है इनका। आज डॉक्टर चड्ढा ने यही किया था, खेल उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल्फ खेलना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और बच्चे को देखना, उसका इलाज करना वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आज के डॉक्टर चड्ढा के व्यवहार से ऐसा लगता है, ऐसा दिखाई देता है। फिर क्या हो गया, फिर परवाह नहीं करते, शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था, उसे अब भी ये विश्वास नहीं आता है कि संसार में ऐसे भी लोग होते हैं
सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर और ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक न हुआ था कि संसार कैसा है, सब सभ्य है, उन्नतशील संसार है। और उन्नतशील संसार में इस प्रकार की दशा स्थिति है कि किसी के प्राणों की रक्षा के लिए भी हम अपने सुख चैन में कमी नहीं ला सकते हैं। अपने सुखद पलों को जो है हम नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे किसी की जिंदगी रहे और चाहे जाए। संसार ऐसा है। आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि वह पुराने जमाने के जीवों में था। कौन भैया? भगत। उसका नाम क्या है? बूढ़े बाबा का नाम क्या है? भगत। वो पुराने जमाने का था। वो क्या करता था? किसी की मदद करने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए, किसी का सहयोग करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता था, हमेशा सावधान रहता था। जो लगी हुई आग को बुझाने, भाई ये देखिए क्या है, ये सामाजिक काम है कि लगी हुई आग, पहले दमकल की गाड़ियां थोड़ी होती थी यार। पहले दमकल जो आता है ना, इसकी गाड़ियां थोड़ी होती थी। आग लगती थी, सब लोग उसको मिल करके वैसे ही बुझा देते थे, कुछ नहीं होता था। क्यों? क्योंकि लोग परोपकार के लिए सदैव तैयार रहते थे। और समाज में आपस में क्या होता था भाई? प्रेम होता था। आज समाज में क्या है, अगर लगी है तो कह देंगे पड़ोसी के यहां लगी, मुझसे क्या लेना देना है। तो कह रहे हैं कि लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, क्या करने के लिए भाई? जैसे ये भी मुर्दे को कंधा देना, ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं, एक के साथ नहीं हो सकता है। एक इसी से क्या होता है? सामाजिक सहयोग। क्या होता है बेटा? सामाजिक सहयोग की भावना आती है। क्या आती है? सामाजिक सहयोग की भावना आती है। किसी के छप्पर को उठाने, किसी कलह को शांत करने, क्या करने के लिए भाई? ये सामूहिक काम है बेटा। छप्पर उठाना एक काम नहीं है। दो लोग लड़ रहे हैं, उनको समझाना बुझाना। अर्थात जीवन में क्या है? जीवन का उद्देश्य है कि सबके जीवन के, मानव के जीवन को सुखमय बनाना, उसकी तकलीफ को दूर करना। कह रहे हैं सदैव तत्पर रहते थे। जब तक बूढ़े भगत को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए। क्या किया? जब तक उसकी निगाह के सामने से डॉक्टर चड्ढा की कार ओझल नहीं हुई, जहां तक दिखाई दी वहां तक वो एकटक देखता रहा। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अब भी डॉक्टर चड्ढा जो है वापस चले आने वाले हैं, और शायद उसे अब भी डॉक्टर चड्ढा के लौट आने की आस थी। उसे लगता था कि डॉक्टर चड्ढा अब भी आकर के उसकी क्या करेंगे भाई? उसके बच्चे को देख सकते हैं। ठीक है ना? क्या टेल करें भाई? दीपक, अच्छा अभी तक सुमित परेशान थे, अब दीपक परेशान है। बेटा ये 9th की है और 11th 12th में पूरा जो है क्या है, पूरी जनरल हिंदी ही पढ़ाई जा रही है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? पढ़ते रहेंगे, बस केवल आप पढ़ते जाइए, एक भी क्लास मिस मत करिए, पढ़ते जाइए। अब तो स्कूल खुले हैं ना, अब तो स्कूल खुलने का नंबर आया है और आपको अच्छी तरीके से पढ़ाना, आपका सिलेबस कराना, आपको सिलेबस बताना, आपका रिवीजन कराना, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। उसके लिए आप परेशान मत होइए, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ बस केवल आप अरे
टाइम पर आ जाते हो पढ़ लो, अच्छी बात है, नहीं आते हो तो बाद में पढ़ लो, क्या दिक्कत है ना। और नहीं मिलता है आप चले जाओ जो है प्लेलिस्ट में चले जाओ, पूरे क्लास वहां पड़े हुए हैं, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, पढ़ना है बस। हाँ, जो कुछ पूछना हो वहां कमेंट करोगे, जैसे कमेंट करोगे ना हमें पता चल जाता है कि हाँ इसमें ये कमेंट आया है, ठीक है। आप चले जाओ, सबका चलता रहेगा। फिर उसने कहारों से कहा डोली उठाने को। किसने कहा भाई? बूढ़े भगत ने। क्यों कहा? क्योंकि भैया डॉक्टर साहब अब क्या हो गए थे? डॉक्टर साहब चले गए थे। जब डॉक्टर साहब चले गए तो फिर क्या बात करने की बात है? आगे कह रहे हैं डोली जिधर से आई थी, डोली जिधर से आई थी उधर कोई चली गई और उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह चड्ढा के पास आया था। अर्थात बहुत से डॉक्टरों को दिखाया होगा, सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया होगा। ऐसा होता है व्यवहारिक जीवन में कि जब सब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तो फिर कहते हैं भैया आप तो उनके पास जाओ, वही कुछ कर सकते हैं। और यही सुन करके ये बेटा आया था, और आने के बाद जब उन्होंने देखने से इनकार कर दिया तो फिर क्या हो गया भाई? वो अपना फिर से चले गए। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी, इनकी बहुत प्रशंसा सुना था कि यहाँ पे जाओगे तो हो सकता है, क्या कर सकता है, तुम्हारा बच्चा जो है बच सकता है। वह यहाँ निराश हो करके फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गया, किस्मत ठोंक ली। क्या किया? यहाँ आया, यहाँ आने के बाद डॉक्टर से मिलने के बाद डॉक्टर ने न देखने के बाद उसने और दूसरी जगह कहीं जाना स्वीकार नहीं किया। और क्या किया? अपने किस्मत पर उसने कहा कि जो होगा होगा। अब वो फिर कहीं नहीं गया, और न जाने का कारण भी एक था कि सारा शहर, सारा क्या बेटा, सारा शहर घूम करके शहर के सभी डॉक्टरों से मिल करके वो आया था, सबके पास गया था, और अंत में डॉक्टर चड्ढा के पास गया था। और डॉक्टर चड्ढा ने क्या किया भाई? डॉक्टर चड्ढा ने उसकी इच्छा को, उसके मनोभावों को नहीं समझा, और जब उसके मनोभावों को नहीं समझा, नहीं देखा, तो वो क्या हो गया? अब कहां जाता, उसके लिए कोई मार्ग नहीं था। ठीक है ना बेटा? अब अगर जो कुछ पूछना है तो पूछ लो, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, जल्दी से पूछो, जल्दी से बताओ बेटा। चलो बेटा, आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से पढ़ते रहिए, बताते रहिए, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका जो है आपको जवाब मिलेगा, उसको बताया जाएगा। आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।